तो चलिए, ये हमारा बिहार का अर्थव्यवस्था रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम लोग बिहार के विभिन्न चीजों को पढ़े, जो कि टुटिया के बुक से ही था। बिहार तथ्य संग्रह नाम का किताब ही टुटिया का, वहीं से सारी चीजों को हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग चलेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। कल हम लोगों ने बिहार का क्या पढ़ा था, राज्य व्यवस्था पढ़ा था। आज हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था में दो तरह का अर्थव्यवस्था आएगा, एक तो हमारा इंडस्ट्री आएगा, दूसरा हमारा एग्रीकल्चर आएगा। ठीक है। तो उन्हीं चीजों के बारे में चलेंगे। तो चलिए बिहार की अर्थव्यवस्था शुरू करते। तो सबसे पहले बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ते था, पहले कृषि निकल कर आता। क्या निकल कर आता है? कृषि। ठीक है। बिहार किस प्रकार के राज्य है? तो एक मैदानी राज्य। बिहार कैसा राज्य है? मैदानी राज्य है। मैदानी राज्य है। ठीक है। बिहार का लगभग 96% भूभाग जो है सो मैदानी है। कितने प्रतिशत भाग जो है बिहार में? 96% भाग जो है, लगभग भूभाग जो है सो मैदानी आपको देखने को मिलता है। और दूसरी बात, यह मैदानी क्षेत्र जो है काफी उपजाऊ है, क्योंकि यह जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। किस प्रकार की मृदा से समृद्ध है? जमात में। जलौढ़ मृदा से क्या समृद्ध है? आप देखेंगे जलौढ़ मृदा क्या होता है। जलौढ़ मृदा सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार के कृषि कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है। जलौढ़ मृदा की उपलब्धता के कारण, सिंचाई की उपलब्धता के कारण, ठीक है, भौगोलिक अनुकूलता के कारण बात करेंगे तो बिहार क्या है? कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है। बिहार में लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। ठीक है। तो बिहार के लगभग 70% श्रमिक की बात करेंगे ना, तो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आधारित है। ये सहवर्ती क्षेत्र क्या होता है? तो ऐसे क्षेत्र जो कि कृषि से संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं? ऐसे क्षेत्र जो कृषि से संबंध रहते हैं। जैसे आप बोलेंगे कृषि से संबंध रहने वाले क्षेत्र कौन है? जैसे गन्ना उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया। तो ये सारे के सारे क्षेत्र जो है क्या है? कृषि से संबंध रहते हैं। तो 70% लोग जो है बिहार के, जो मुख्यतः जो किसान जो है, जो कि किस पे निर्भर रहते हैं? तो कृषि पे निर्भर है। ठीक है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है ये डाटा को। ठीक है। अब चलेंगे आगे। अब आगे चलते हैं तो आगे क्या निकल कर आता है। आगे आप देखोगे तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से किसके अनुसार है? कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में कितना है? 19.2% का योगदान है। अब हम देखेंगे 70% लोग जो है से इन क्षेत्रों पे क्या है? डिपेंडेबल है। ठीक है। लेकिन जीडीपी में, बिहार के जीडीपी में इन लोगों का कितना योगदान है? तो 19.2% मतलब क्या है? योगदान है। ठीक है। समझ रही है डाटा को? ठीक है, समझ गए लगभग कितना योगदान है? तो 19.2% योगदान है। अब चलेंगे बिहार के कुल भूभाग में। ठीक है। कृषि क्षेत्र का कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र के बारे में जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? 54.2%। कितना है? तो 54.2% जो है शुद्ध बुआई क्षेत्र है। और कुल अकृषि भूमि कितनी है? तो 45.8%। मतलब अकृषि भूमि का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब ऐसे कृषि भूमि पर है कृषि नहीं होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। नहीं है। जो कृषि योग्य नहीं है। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बिहार में कृषि योग्य मतलब बुआई क्षेत्र कितना है? तो कितना हो जाएगा? 45 दशमलव कितना हो जाएगा? 2% हो जाएगा। इस डाटा को आप लोग क्या करें? इसको याद करके रखें। और जो उसके बाद एक डाटा याद रहेगा तो दूसरा डाटा अपने आप कितना निकल जाएगा। ठीक है। तो 45 और 54 का फैक्ट याद रखें। 54 जो होगा शुद्ध बुआई क्षेत्र है, और अकृषि क्षेत्र कितनी है? तो 45.8% है। आप चलते हैं बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता की बात करेंगे तो सकल फसल क्षेत्र कितना है यहाँ पे? 72.97 लाख हेक्टेयर। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितनी है? तो 52.77 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र कितना? तो 54.35 लाख हेक्टेयर। अब फसल संघनता कितना है? तो 144%। ठीक है। मतलब भूमि में, मतलब जितना भूमि है उससे ज्यादा मतलब फसल की संघनता यहाँ पे लगभग पाई जाती है। ठीक है। तो ये डाटा याद रखने का है। मैं क्लास में आपको क्या करूंगा, 4 और 5 बार बता के इसको रटवा के याद करवा दूंगा। लेकिन अब चलते, बिहार में फसल अगर होती है, फसल प्रधान राज्य है बिहार, कृषि प्रधान, तो किस प्रकार की फसल होती है? तो सबसे पहले आपका बिहार में आपको देखने को मिलेगा रबी फसल। क्या होता है? सबसे पहले रबी फसल आपको बिहार में दिखेगा। और रबी फसल को हम लोग कब बोते हैं? किस माह में बोते हैं रबी फसल को? तो क्या बनाएंगे? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर। जाके इसको काट लेते हैं। क्या काटते हैं? इसको अक्टूबर मार्च और नवंबर में अप्रैल। इसको बोते हैं, और मार्च अप्रैल में जाके इसको क्या करते हैं? काट लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ इसके प्रमुख उदाहरण है। क्या है इसके प्रमुख उदाहरण? तो गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, ये सारे के सारे फसल जो है किसके एग्जाम्पल है? रबी के एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले आप ये बताइए, बिहार में जो रबी फसल होती है इसको कटाई किस महीने में होता है? मार्च ये मार्च अप्रैल। अप्रैल। मार्च अप्रैल में इसको कटाई होता है। बुआई कब होता है इसको? तो क्या अक्टूबर अक्टूबर नवंबर। नवंबर। बताया, ध्यान में इसको रखेगा।
और इसको काट लेते हैं, कब काट लेते थे ध्यान में रखिएगा, इसको काट लेते हैं मार्च अप्रैल में जाके इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है, इतना ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे खरीफ फसल, ठीक है। तो खरीफ फसल की बात करेंगे तो मार्च अप्रैल में जब भूमि से फसल को काटा जाता है रबी को, उसके बाद जून जुलाई में इस फसल को लगाते हैं और नवंबर दिसंबर में जाके इसको फिर से मतलब क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो धान हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, अरहर हो जाएंगे, इसके प्रमुख उदाहरण है। तो अब ये बताइए, तो ये जो फसल जो है इसमें बारिश की अधिक आवश्यकता होगी या फिर रबी फसल में बारिश की अधिक आवश्यकता होगी, किसमें बारिश की अधिक आवश्यकता होती है? खरीफ फसल में बारिश की ज्यादा आवश्यकता है। बारिश की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा नंबर पे फसल जो निकल कर आएगा जायद फसल इसको बोलते हैं। अब बात करेंगे जायद फसल जो होता है ना, ये रबी एवं खरीफ फसल के बीच में 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसल है, ठीक है। इसको मुख्यतः अप्रैल मई में बोते हैं और जून जुलाई में इसको काट लेते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, मक्का आ जाएगा, जूट आ जाएगा, मरुआ आ जाएगा, तरबूज हो जाएगा, ककरी हो जाएगा, मूंग होगा, लोबिया होगा, पत्तेदार सब्जी होगा, ये सारे इसको गर्मा फसल के नाम से भी बहुत जगह जानते हैं, ठीक है, क्योंकि मुख्यतः गर्मी के दिनों में होती है, गर्मी के दिनों में इसको काट लिया जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, गर्मा फसल भी इसको कहते हैं। इसमें जैसे तरबूज, ककरी, जूट, मूंग, ये सब सारे के सारे जो है ये फसल किस में आएंगे, तो जायद फसल में आएंगे, इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली चावल जो है, मतलब चावल जो है सर्वाधिक, मतलब सबसे धान कहेंगे, तो बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सा है, क्या बताएंगे? चावल। चावल, धान या फिर धान है बिहार में उपजाई जाने वाली सर्वाधिक फसल, यही है, ध्यान में रखेंगे। और फसल उसके बाद बात करेंगे दूसरा नंबर पे कौन सा फसल है, तो क्या बताएंगे? गेहूं है। नंबर पे क्या आ जाएगा, तो दूसरा नंबर पे आपका गेहूं आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यही सारे फैक्ट है। आप देखेंगे अब चावल में उत्पादित करने वाला, ठीक है, बात करेंगे सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला की बात करेंगे चावल में, तो कौन हो जाएगा? रोहतास। बिल्कुल, सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले में रोहतास आ जाएंगे चावल में, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला में बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण होगा, ठीक है। तो इसमें उत्पादन करने वाला जिला और उत्पादकता जिला में क्या अंतर होगा, बता दीजिए। प्रति हेक्टेयर के अनुसार होता है सर, उत्पादन हो गया जो आपका टोटल मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मतलब समझ, मान लीजिए जैसे मान लीजिए भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब आ गया है ना, प्रति हेक्टेयर जितना भूमि पंजाब के पास है तो उतना कम भूमि में ही बहुत ज्यादा उत्पादन कर लेता है। लेकिन नंबर ऑफ बेसिक की बात करें तो पंजाब से दुगुना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दुगुना 3 गुना होगा। लेकिन नंबर की बात करेंगे, केजी में बात करेंगे तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश के पास ज्यादा होगा, लेकिन कम भूमि में अच्छा फसल उत्पादन कौन कर लेता है, तो पंजाब कर लेता है। तो वही बात है, तो पश्चिमी चंपारण जो राज्य जो है बड़ा राज्य है, ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले में आप ध्यान में रखिए रोहतास हो जाएगा, सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले में पश्चिमी चंपारण। उसी तरह गेहूं में भी रोहतास आएगा, इधर मतलब क्या जाएगा, बेगूसराय आएगा। मक्का में बात करेंगे कटिहार आएगा, इधर अररिया आ जाएगा। और दलहन में बात करेंगे पटना आएगा, इधर जहानाबाद आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको डाटा को याद रखिए, उत्पादन करने वाला डाटा को ही याद रखिए। चावल गेहूं दोनों में क्या होगा, होगा उत्पादन में। मक्का में कौन हो जाएगा, मक्का में कटिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्पादकता में अररिया। बिहार की बात करेंगे तो उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फल है। सबसे ज्यादा केला, जानते हैं सबसे ज्यादा केला का उत्पादन बिहार के कहाँ पे होता है, वैशाली जिला में। कहाँ पे, हाजीपुर मत कहिएगा, ठीक है, वैशाली जिला कहिएगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, वैशाली जिला, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जिला पूछेगा तो वैशाली कहिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके आम बात करेंगे दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे बात करेंगे तो अमरूद हो जाएगा। बिहार के एक आम को आपको जीआई टैग भी दे दिया गया, किस आम को जीआई टैग दिया गया है, जर्दालू भागलपुर। कहाँ का, भागलपुर का जर्दालू आम है। अब चलेंगे बिहार में लीची की बात करेंगे तो लीची जो है बिहार में कुल उत्पादन का 48% होता है। बिहार के कुल उत्पादन का 48% लीची अकेले जो आपका मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है। अब मुजफ्फरपुर के किस लीची को जीआई टैग दिया गया तो क्या बताएंगे, शाही लीची को, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र भी है, क्या है, जो कि भारत सरकार के द्वारा चलती है, एक बिल्कुल कृषि मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है। लीची अनुसंधान केंद्र भी आपको मुजफ्फरपुर के कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो मुजफ्फरपुर के रोहुआ में देखने को मिलेगा। अगर जगह का नाम पूछते हैं क्या बताइए, रोहुआ बताइएगा, क्या बताइएगा, रोहुआ बताइएगा, ठीक है, ध्यान में रखें। उसी से थोड़ा, रोहुआ से थोड़ा आगे जाते हैं ना 15 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे पूसा यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, दोनों उसी रोड में पड़ता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन
पश्चिमी चंपारण में होता है, ठीक है। और बिहार के कुल उत्पादन का लगभग अकेले पश्चिमी चंपारण जो 53% संभाल लेता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और सर्वाधिक चाय का उत्पादन देखिएगा, चाय और जूट का उत्पादन कहाँ पे होगा, तो दोनों को दोनों राज्य जो होगा पश्चिम बंगाल से सटा हुआ होगा, ठीक है। तो चाय का उत्पादन भी किशनगंज में होगा जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है। अब बिहार में जूट का उत्पादन पूर्णिया से होता है, आई थिंक ये भी पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है ना। जी का उत्पादन भी पूर्णिया में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और बिहार में चाय का उत्पादन की बात करेंगे तो किशनगंज में, ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। ये किशनगंज पहले बंगाल में ही था, लेकिन जब बिहार बंगाल का बंटवारा हुआ तो बिहार के हिस्सा में कुछ हिस्सा किशनगंज का है ना, अभी बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है। अब चलेंगे बिहार में 2020-21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितना टन अनुमानित रखा गया था, तो 17.952 टन अनुमानित रखा गया था। ये आपसे जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे वृद्धि हुआ कि कमी हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है 2016-17 की डाटा के अनुसार बात करेंगे 20-21 में, तो यहाँ पे बात करेंगे बिहार की कृषि सहवर्ती क्षेत्र में 2.1% की दर से मतलब क्या हुई है, तो आपको वृद्धि आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे बिहार भारत की कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग उत्पादन कर, ये डाटा आपके लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कितना उत्पादन करता है, 6.6% उत्पादन करता है। कितना करता है, 6.6% जो है उत्पादन करता है। तो बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% जो होता है उत्पादन करता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो क्या है, वर्ष 2000 देखो 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। कितना बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो 5 बार, ठीक है। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार बहुत ज्यादा जरूरी। एक मैं फोन ले रहा हूँ, ठीक है, एक मैं फोन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले कृषि कर्मण पुरस्कार क्या चीज के लिए मिला था, चावल। सर यहाँ डेटा बिल्कुल वगैरह जो चावल के दिया लिए। हुआ है ना सर, उसको स्किप कीजिएगा, क्योंकि वो आपको या तो फिर आप बजट से या फिर इकोनॉमिक सर्वे से आपको लेना होगा, और इसीलिए। डाटा को पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये डाटा बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे से हम लोग डाटा को कर ये लेंगे। तो सही है तो सर, इसके हाँ, लिए तो तो कोई दिक्कत नहीं। 2011-12 में आपको चावल के लिए दिया गया, 2012-13 में गेहूं के लिए दिया गया, उसके बाद 15-16 में मक्का के लिए दिया गया, 16-17 में मक्का के लिए दिया गया, 17-18 में किसके लिए गया, गेहूं के लिए दिया गया। तो आपको ध्यान रखना 2 बार मक्का के लिए, 2 बार गेहूं के लिए, 1 बार किसके लिए, तो 1 बार आपको चावल के लिए। बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे, तो आप देखोगे बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का, ठीक है, निर्माण और क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है। क्या बोले, जी सर, अब 4 हो गया है, 4 कृषि रोड अच्छा मैप। आप 4 हो गया, ठीक है। तृतीय कृषि कार्यबल बढ़ाकर 2023 किया है, ठीक है, जो भी हो। इसमें जो दिया हुआ प्रथम कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो 2008 से 12 तक। दूसरा की बात करेंगे तो 12 से 17 तक था। तृतीय कृषि रोड मैप की बात करेंगे 17 से लेकर 22 तक था। और तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 साल बढ़ाकर 2023 कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बिहार के मतलब कौन होते हैं, तो बिहार के मतलब मुख्यमंत्री ही होंगे, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथा कृषि मैप, ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 साल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप पे जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण आदि पे विशेष बल मतलब दिया जाएगा, ठीक है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, मतलब चौथा कृषि रोड मैप भी जारी कर दी गई है। ये डाटा आपके लिए जरूरी है, जिसका कार्यकाल कब से कब होगा चौथा कृषि रोड मैप का, तो क्या बताएंगे, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। बहुत सुंदर, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक, ठीक है। आपको चौथा कृषि रोड मैप आपका होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना, फोकस विषय क्या होगा, तो जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण आदि पे विशेष बल दिया जाएगा, ठीक है।
अब चलेंगे सिंचाई में, ठीक है। सिंचाई की बात करेंगे, बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है, नलकूप है, पाइप है, तालाब है एवं कुआं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो होता है नलकूप से सिंचाई होती है, तो क्या बताएंगे? 64%। 64%। बहुत 64% हिस्सा जो होता है नलकूप के द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है। ये डाटा आपके लिए जरूरी है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। ये डाटा चेंज भी नहीं होगा, मतलब 2-4% ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई जो होता है किससे होता है, तो नलकूप से होता है, ठीक है। अब चलेंगे पशुपालन। बिहार जो है पशुपालन में भी एक प्रमुख राज्य है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की संख्या लगभग कितनी थी, तो 365.4 लाख थी। कितनी थी पशुओं की संख्या? 365.4 लाख यहाँ पे मतलब पशुओं की संख्या थी, ठीक है। जो कि पिछले आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था, मतलब 2016-17 से लेके 2020-21 तक की डाटा के मध्य पशुधन में बिहार में वृद्धि हुई है। अब कितना से वृद्धि है, तो 10% मतलब आपको यहाँ पे वृद्धि आपको देखने को मिली है। अब बात करेंगे यहाँ पे दुग्ध उत्पादन करने वाला पशुओं की संख्या कितनी है, माइक बंद कीजिए, ठीक है। 115.01 लाख टन। अंडा उत्पादन में 301.32 करोड़। मछली उत्पादन 6.83 लाख टन, ठीक है। मांस उत्पादन की बात करेंगे 3.85 लाख टन, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, डाटा ये एवुलेट हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है? अंडा की संख्या ज्यादा नहीं हो जाएगा? जी सर, अभी डेटा सब चेंज हो चुका है। ठीक है, ये डाटा भले ही बदल गया होगा, तो इस डाटा को नहीं देखना है, लेकिन आप ये देख लीजिए। दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे 115.01 लाख टन, ठीक है। अंडा जो उत्पादन भी 121 हो गया है सर। 301.32 करोड़, ठीक है। मछली उत्पादन 6.83 लाख टन, ठीक है। मांस उत्पादन 3.85 लाख टन। हालांकि हम लोग इसको नए डाटा से सब करेंगे, बढ़ोतरी लेकिन हो गया सर। जी सर, हाँ सब सब में बढ़ बढ़ोतरी हो गया गया। होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए अब देखिए, बिहार में पशुओं की संख्या की बात करेंगे तो उनके प्रतिशत में अग्रणी जिले की बात करते हैं, तो गाय एवं बैल की संख्या की बात करेंगे, जो कि मुख्यतः, ठीक है, ये 154 लाख है। और जो कि अकेले पूर्णिया का इंपोर्टेंट जो है इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक। कितना मिलेगा पूर्णिया में? 42.1%। 42.1% पूर्णिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे भैंस की संख्या की बात करेंगे तो 77.20 लाख, ठीक है, टोटल। उसमें से बात करेंगे 21.2% मधुबनी में आपको मिलेगा, ठीक है। और बकरी की संख्या की बात करेंगे तो 128.2 लाख, जो कि 35.1% अररिया में मिलेगा, ठीक है। मुर्गी एवं बत्तख की संख्या का परसेंटेज के डाटा नहीं, लेकिन कटिहार में इसकी संख्या ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। जो कि मुख्यतः क्या है, तो ये लोग क्या देंगे, तो ये लोग मुख्यतः अंडा देने वाले प्राणी है, ठीक है। ध्यान में रखना। तो ये आपको बिहार का पशु का डाटा है, ठीक है, जो कि इसमें अंतर हो सकता है, नए वाला डाटा से हम लोग कर लेंगे। कृषि के बाद अगर किसी के बाद पशुपालन, पशु के बाद पालन के बाद खनिज में अगर देखते हैं, तो देखिए पृथ्वी के भूपर्पट या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं राजनयिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो खनिज को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, वन वाज धात्विक और दूसरा क्या होता है, अधात्विक होता है, ठीक है। देखेंगे बिहार में जब झारखंड था तो बिहार जो था खनिज संपन्न राज्य हुआ करता था, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। झारखंड के होने के कारण बिहार क्या था, खनिज संपन्न राज्य था। लेकिन झारखंड का बंटवारा हो जाने के बाद बिहार से झारखंड के विभाजन से पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। कितना पाया जाता था जब इसमें झारखंड सम्मिलित था? तो यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते थे, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता था। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% रह गई, जो कि पहले झारखंड के साथ होने से 25% रहता था, जो कि अब कितना रह गया, 2 से मतलब 3% मात्र रह गया। झारखंड के साथ ही सारा खनिज झारखंड में चला गया, ठीक है। आप देखेंगे वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा पर धारेवार एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। तो बिहार में धारवार भी है, जो कि आज हम लोग पढ़ भी रहे थे, विंध्य क्रम का चट्टान भी आपको पाया जाता है। विंध्य की बात करेंगे तो इसका जिला मध्य प्रदेश के नाम पे पड़ा, धारवाड़ कर्नाटक के नाम पे पड़ा था। आज हम लोग ने सेट प्रैक्टिस भी किया है ना। तो क्रम की चट्टानों का खनिज यहाँ पे पाया जाता है। अब बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज में क्या आएगा, चूना पत्थर आएगा, पायराइट आएगा, अवरक आएगा, मैग्नीज आएगा, चीनी मिट्टी आएगा, क्वार्टज आएगा, बॉक्साइट आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे खनिज जो है आपको बिहार में पाए जाते हैं। सबसे पहले चूना पत्थर, पायराइट। सबसे ज्यादा भारत में ना है, बिहार में ना। कौन चीज का? पायराइट। हाँ। पायराइट नहीं पता कहाँ पे हो सकता है, बिहार में हो, ठीक है।
चूना सबसे पत्थर, अधिक बिहार पाइराइट, ग्लास का अभ्रक, पाराइट मैग्नीज, सबसे चीनी अधिक हुआ था। मिट्टी, ठीक है, क्वार्टज, और बात करेंगे बॉक्साइट बिहार में मुख्य रूप से खनिज में पाए जाते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे, खनिज में चलेंगे। आप देखेंगे खनिज में उत्पादित जिला में चलेंगे तो देखिए चूना पत्थर जो है, ठीक है, इसमें जो प्रथम उत्पादन जिला जो है कौन है, रोहतास है, ठीक है। और रोहतास की पहाड़ी में आप देखोगे, कैमूर की पहाड़ी में ये आपको दिख जाएगा। इसका उपयोग क्या होता है चूना पत्थर का, तो क्या बताएंगे, चूना पत्थर का उपयोग क्या होता है, तो क्या बताएंगे। सीमेंट सीमेंट उद्योग सोलर। में होता है सर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल जो होता है आपको क्या होता है, चूना पत्थर ही होता है। इसको आपको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रोहतास में क्या है, सीमेंट का कारखाना स्थापित हो गया क्योंकि कच्चा माल यहाँ पे आपको मिल जाता है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है, चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। इस्पात उद्योग में भी ये क्या होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चूना पत्थर के बारे में बात करेंगे तो उत्पादक जिले या क्षेत्र में बात करेंगे रोहतास हो जाएगा। क्षेत्र की बात करेंगे रोहतास की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी में आपको दिखता है, ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग बता रहे पैराइट, ठीक है, बिल्कुल भारत में कुल उत्पादन का 95% अकेले जो बिहार मतलब पैराइट में संभालता है। तो बिल्कुल आपने सही बताया, ठीक है। क्योंकि पैराइट में बिहार जो है आत्मसंबंध है, भारत का ही मतलब सर्वाधिक उत्पादन जो है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार ही मतलब वो चीज को संभालता है, ठीक है। तो पैराइट की बात करेंगे तो कहाँ पे मिलता है, तो रोहतास से ही मिलता है। कहाँ पे, तो अमझौर एवं बंजारी से आपको क्या मिलता है, ये पैराइट मिलता है, ठीक है। तो ये सब डाटा चेंज नहीं होने वाला है, ये सब याद रखिएगा, इसे फिक्स है, ठीक है। देखेंगे भारत में कुल का लगभग 95% पैराइट जो होता है बिहार में मिलता है। अब पैराइट जो गंधक का प्रमुख स्रोत है, किसका प्रमुख स्रोत है, क्या बताएंगे, गंधक का प्रमुख स्रोत जो है पैराइट है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, पैराइट का उर्वरक उद्योग में, कागज उद्योग में, पेट्रोलियम शोधन आदि में पैराइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा ना, ठीक है। सर आगे चले, चलिए आगे चलेंगे तो आपका तीसरा है आपका अबरक, ठीक है। अबरक होगा नवादा में मिलता है क्योंकि कोडरमा से सटा हुआ है। कोडरमा जो है अबरक का प्रमुख उत्पादक जिला है झारखंड का। तो नवादा कोडरमा से बॉर्डर बनाती है। गया भी बात करें, ये भी झारखंड से सटा हुआ है। जमुई में, मुंगेर में, ठीक है, ये आपको अबरक यहाँ पे मिल जाता है। अब बिहार में उच्च कोटि का अबरक, बिहार में विश्व का उच्च कोटि का अबरक जो है आपको बिहार में मिलता है। अबरक जो है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, विद्युत उपकरण में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आदि में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो बिहार में मिलने वाला उद्योग में क्या अबरक है। अब चलेंगे चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी की बात करेंगे तो भागलपुर, बांका और मुंगेर में आपको मुख्यतः चीनी मिट्टी आपको मिलता है। चीनी मिट्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में किया जाता है। पहले बर्तन बनाने में भी होता है, ठीक है, चीनी मिट्टी का बर्तन आप लोग देखे होइएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में भी किया जाता है क्योंकि ये भी विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वस्त्र में, कागज में, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है चीनी मिट्टी का, ठीक है। अब चलेंगे क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट क्या होता है, मुंगेर में मिलता है, ये खड़गपुर की पहाड़ या जमुई और गया में मिलता है। क्वार्टजाइट का प्रयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग मुख्यतः भवन भवन निर्माण सामग्री के रूप में इसका मुख्यतः मतलब क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट से जानते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहद रूप से होता है, आपको पता ही है, क्योंकि विद्युत का सुचालक होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी से लेकर बर्तन बनाने पे, मूर्ति बनाने में, वायुयान उद्योग में हल्का होने की वजह से बहुत जगह एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बात करेंगे तो इसमें मतलब मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों में आपको ये बॉक्साइट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे सोना। सोना के बारे में जानते हैं, बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगा है, पता है। तो जमुई में बात करें, जमुई में कहां से मिला था, करमिटिया से। कहां से मिला है, पर ये तो जगह का नाम क्या लिखा हुआ है, करमिटिया। क्या लिखा हुआ है, करमिटिया से मिला है, ठीक है। मुंगेर हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, यहाँ से सोना बिहार में मिलता है। उपयोग क्या होता है तो जानते हैं, ज्वेलरी बनाने में होता है। बहुत ही बहुमूल्य धातु सोना है, ठीक है। सोरा की बात करेंगे, सोरा, सोरा इंपॉर्टेंट है। सोरा का प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ पे सारण में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, और मतलब कहाँ पे, पूर्वी चंपारण में आपको क्या मिलता है, तो आपको सोरा मिलता है, ठीक है। सोरा का उपयोग क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे सोरा का उपयोग क्या होता है, तो बताइए। बारूद बनाने के लिए, बारूद में आता है इसका उपयोग। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, ठीक है, बारूद बनाने तथा फटाका, कांच, इस्पात उद्योग में इसका मुख्यतः प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे सोरा को लेकर मतलब विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था बिहार में, इस जाति ने विरोध कर विद्रोह किया था,
नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह, ठीक है, ध्यान में नोटिया। रखेंगे। चलिए बिल्कुल, आप चलेंगे क्वार्टज के बारे में पढ़ेंगे तो ये जमुई, नवादा, गया आदि में मिलता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। यूरेनियम की बात करेंगे तो इसका ऊर्जा का जानेंगे। यूरेनियम जो है भविष्य का ऊर्जा है ना, यूरेनियम से हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो गया और नवादा से आपको यूरेनियम मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। गया और नवादा याद रखेंगे, ठीक है। सिलेट की बात करेंगे तो सिलेट में बात करेंगे कहाँ पे? मुंगेर, खड़गपुर के पहाड़ी से आपको सिलेट मिलता है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब चलेंगे मैग्नीज। मैग्नीज में क्या है? मैग्नीज में बात करेंगे तो गया है, मुंगेर है। मैग्नीज का उपयोग किस लिए होता है? तो मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे एस्बेस्टस, ठीक है। एस्बेस्टस का निर्माण मुंगेर में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के लिए, तख्ते बनाने के लिए प्रयोग। गांव देहात में एल्वेस्टर बोलता है क्या है? एल्वेस्टर डाल देंगे। छत का ढालने का पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एल्वेस्टर डाल देंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यही एल्वेस्टर छत ढकने में इसका प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े, ठीक है, फायर फाइटर्स बनते हैं, ठीक है। तो एस्बेस्टस में आग नहीं लग सकता है, तो इसलिए इससे जो कपड़े जो बनते हैं वो फायर फाइटर्स मतलब क्या होता है? पहनते हैं। फायर फाइटर समझ रहे हैं ना? अग्निशमक, ठीक है, अग्निशमक वाला, ठीक है, जो आग बुझाने के लिए जो नहीं आता है, फायर वाला, ठीक है, वो पहनते हैं, ठीक है। आप चले गलेना, बिल्कुल, ठीक है। गलेना की बात करेंगे तो गलेना जानते हैं क्या चीज का एस्ट है, ठीक है। ये बांका से आपको मिल जाता है। मुख्यतः क्या है? इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, ठीक है, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में मुख्यतः क्या होता है? किया जाता है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए याद रहेगा ये, ठीक है। आप चलेंगे प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस बिहार में कहाँ पे मिलता है? बहुत कम मात्रा में मिलता है। पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार के इलाका में आपको प्राकृतिक गैस मिलेगा और ईंधन के रूप में क्या होता है? इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सारा डाटा जो मैंने बताया एक बार इस सारे को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। उपयोग तो आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं, केवल कहाँ पे मिलता है वो आप लोग ध्यान में रखें। चूना पत्थर जो है रोहतास में मिलेगा। क्षेत्र की बात करेंगे रोहतास पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी। पायराइट की बात करेंगे तो ये भी रोहतास में। जगह का नाम अमझौर एवं बंजारी याद रखिएगा। पायराइट हो गया। अभ्रक की बात करें नवादा, गया, मुंगेर और जमुई इलाका है, ठीक है। चीनी मिट्टी की बात करेंगे तो भागलपुर, बांका और मुंगेर में मिल जाएगा। क्वार्टजाइट की बात करेंगे तो मुंगेर की पहाड़ी में, जमुई, गया में मिलता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ध्यान में रखें। निष्कर्षण किया जाता है एल्युमिनियम का, मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी में मिलता है। सोना की बात करेंगे तो बहुमूल्य धातु है, ठीक है। बिहार में जमुई में विशाल भंडार का पता चला है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जमुई में कहां से थे? करमिटिया, ठीक है, क्या नाम है? करमिटिया याद रखिएगा, नवीन जगह है इसलिए चर्चा में है, ठीक है। सोरा की बात करेंगे तो सारण में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण में हुआ था। इसके लिए नोनिया विद्रोह हुआ था, बताएंगे जब इतिहास पढ़ाएंगे तो। क्वार्ट्ज की बात करेंगे तो जमुई, नवादा, गया में और आदि में जगह में मिलता है। यूरेनियम की बात करेंगे तो ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य धातु है, ठीक है, ये आपको गया और नवादा में आपको मिल जाएगा। सिलेट की बात करेंगे तो मुंगेर में, खड़गपुर में पहाड़ी से मिलता है। सजावटी पत्थर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैग्नीज की बात करेंगे गया, मुंगेर में आपको ये मिलता है। एस्बेस्टस की बात करेंगे तो मुख्य रूप से मुंगेर में मिलेगा। ग्लेना की बात करेंगे शीशा का धातु है, ठीक है, ध्यान में, बांका से मिलता है। पेट्रोलियम कहां से मिलेगा? तो पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, ये डाटा याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस की बात करेंगे तो पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में आपको क्या मिलेगा? तो प्राकृतिक गैस मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारे फैक्ट जो थे बिहार से, तो धातु को लेकर फैक्ट से। अब चलेंगे ऊर्जा को लेकर, तो बिहार की बात करेंगे तो बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन 2021-22 में बात करेंगे तो 6422 मेगावाट था। क्या था? 6422 मेगावाट जो था यहाँ पे क्या था? तो ऊर्जा का मतलब क्या था? तो ऊर्जा का मतलब यहाँ पे स्रोत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करेंगे बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग की बात करेंगे 2020-21 के डाटा के अनुसार बात करेंगे तो 350 केबी घंटा है, ठीक है, केबीएच, ठीक है, किलोवाट घंटा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है थोड़ा ये डाइवर्स हो सकता है डाटा, लेकिन 350 किलोवाट घंटा जो है बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे बिहार में, राज्य में 2020-21 में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाला जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला पटना, उसके बाद गया और उसके बाद मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? तीनों डाटा को आपको याद रखना। सबसे ज्यादा पटना में, उसके बाद गया में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में क्या होता है? तो सबसे अधिक मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब क्या होता है? खर्च होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे बिहार में बिजली वितरण की 2 कंपनियां कार्यरत है, ठीक है। सबसे पहली बात उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
ठीक है, आप लोग भी इसका बिल वगैरह भरते होंगे तो परिचित होंगे। और दूसरा जो दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, ठीक है, दो कंपनी कार्यरत है, दोनों कंपनी का नाम क्या है, एक उत्तर बिहार, ठीक है, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, और दूसरा जो दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अब चलिए, बिहार राज्य 3 अभिकरण कार्यशील भी है, ठीक है, 3 अभिकरण कौन सी कार्यशील है, तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड जिसको बीएसईबी कहते हैं, ठीक है, ये बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड नहीं है, ठीक है, बीएसईबी की बात करेंगे तो क्या इसको बोलेंगे बिहार, ठीक है, क्या हो जाएगा, बिहार राज्य विद्युत, ठीक है, बोर्ड हो जाता है, ठीक है, बीएसईबी, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो बिहार राज्य सकल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसका नाम क्या है, बीएच, ठीक है, एसपीसी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण जो कि ब्रेडा है, यह भी आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है। तो बिहार में बात करेंगे तो विद्युत के लिए आपको विद्युत वितरण के लिए 2 कंपनियां हैं, एक का नाम क्या उत्तर बिहार और दूसरा जो दक्षिण बिहार, ठीक है। अब बिहार में ऊर्जा का 3 अभिकरण कार्यशील है, एक का नाम क्या है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, दूसरा का नाम है बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, और तीसरा जो है क्या, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसको ब्रेडा के नाम से हम लोग संक्षेप में जानते हैं। आप देखेंगे बिहार में कितने जल विद्युत परियोजना कार्यरत है, बताइए। 13। कितना मेगावाट का बिजली मिल जाता है बिहार में जो जल विद्युत परियोजना कार्यरत है, 1.3। 54.3 मेगावाट विद्युत हमको मिल जाता है, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे जल विद्युत परियोजना 13 में कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। केवल जिला का नाम याद रखिए ना, पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण में, पूर्वी पश्चिमी नहर रोहतास में, सोन पूर्वी नहर कहाँ पे, औरंगाबाद में, कोसी जल विद्युत की बात करेंगे सुपौल में, अगनूर जल विद्युत निगम अरवल में, ठीक है, धेलबाग जल विद्युत निगम की बात करेंगे रोहतास में, ठीक है, नासरीगंज लघु जल विद्युत की बात करें ये भी रोहतास में है, त्रिवेणी नहर कहाँ पे पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है त्रिवेणी नहर, जयनारा जल विद्युत की बात करेंगे रोहतास में, सेवारी जल विद्युत की बात करेंगे रोहतास में, सिरखिंडी जल विद्युत की बात करेंगे रोहतास में, अरवल जल विद्युत की बात करेंगे अरवल में ही है, अब बेलसार जल विद्युत की बात करेंगे ये भी आपको बेलसार में ही है। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो है बिहार में जो कि कौन है, कोसी जल विद्युत है, कौन है, कोसी जल विद्युत जो है सबसे बड़ा है, जो कि 19.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, कोसी जल विद्युत। कोसी जल विद्युत आपको बिहार के किस जिला में मिलेगा, सुपौल जिला में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, सुपौल जिला में मिलेगा, ठीक है। पूर्वी गंडक नहर बिहार के किस जिला में मिलेगा, दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी नहर आपको कहाँ पे मिलेगा, रोहतास में। नहर कहाँ पे मिलेगा, औरंगाबाद में, ठीक है, ध्यान में इसको आपको रखना है, ठीक है। चलिए, त्रिवेणी नहर की बात करेंगे पश्चिमी चंपारण में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ इंपोर्टेंट है, मैं एक बार फिर से, पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण, सोन पश्चिमी नहर रोहतास में, और सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में, पश्चिमी नहर रोहतास में या पूर्वी नहर औरंगाबाद में, ठीक है। कोसी जल विद्युत याद रखिए, कहाँ पे कोसी जल विद्युत आपको ध्यान में रखना, सुपौल में है, ठीक है। उसके बाद या त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण याद रखिएगा, ठीक है। अरवल तो बेलसार दोनों, अरवल और बेलसार दोनों के दोनों कहा तो आपको अरवल में ही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे ये सारे के सारे कौन सा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है, क्या है, नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत क्या होता है, एक समय के साथ इसके उपयोग को मतलब क्या किया जाए, बढ़ाया जा सकता है, और ये कभी समाप्त जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अनवीकरणीय स्रोत एक बार प्रयोग कीजिए, दूसरा बार उसका प्रयोग करने के लिए नहीं उसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नवीकरणीय स्रोत है, और इसके लिए बिहार में जो संस्था जो कार्यरत है उसको क्या बोलते हैं, ब्रेडा बोलते हैं, संक्षेप में ब्रेडा बोलते हैं। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को क्या बोला जाता है, ब्रेडा बोलता है। यही बिहार में नवीकरणीय उत्पादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। तो कुछ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आप लोग जरा अपने मुख से बताइए, हम सुनना चाहते हैं आपके पास कितनी जानकारी है, ठीक है। एक तो हो गया आपका जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया जाएगा, और सर ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा,
ठीक है, ये सारे के सारे जो हो जाएंगे क्या है, तो आपके नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, एक अभी अनवीकरणीय में क्या आ जाएगा, तो कोयला आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, जो कि एक समय के बाद मतलब क्या हो, समाप्त हो जाए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में विकास के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है, तो ब्रेडा जिम्मेवार है। ठीक है, प्राकृतिक गैस किस में आएगा, नवीकरणीय और नवीकरणीय? फिर समाप्त हो जाएगा ना। अब चलेंगे बिहार में ताप विद्युत के लेकर कुछ प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं, बाढ़ ताप विद्युत। ठीक है, बाढ़ कहाँ पे पड़ता है, पटना में पड़ता है। बरौनी कहाँ पे पड़ता है, बरौनी बेगूसराय में पड़ता है। बक्सर चौसा में पड़ता है, यहाँ पे हुमायूं के साथ लड़ाई हुई थी शेषराज की। ठीक है, कांटी वाला बहुत लोग जानते हो कि मुजफ्फरपुर जिला में है। ठीक है, ककरबारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ये बांका में, ये थोड़ा डिफरेंट है, याद रखेंगे। नबीनगर की बात करें औरंगाबाद में। बाकी ये डाटा सबके दिमाग में होना चाहिए, जो भी लोग बिहार से, दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस डाटा में कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर से पूछ रहा हूँ, बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र, बाढ़ तो पटना में पड़ता है, बरौनी वाला बेगूसराय जिला में है। बक्सर की बात करेंगे, बक्सर कहाँ पे पड़ता है, चौसा में, बक्सर में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बात करेंगे कांटी विद्युत उत्पादन निगम, जो कांटी मुजफ्फरपुर में पड़ता है। ठीक है, जिनका यहाँ पे घर वगैरह होगा, जानते होगे, यहाँ पे परीक्षा वगैरह हमेशा पढ़ते रहता है। ककबारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की बात करें, बांका में पड़ता है। नबीनगर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पे पड़ता है, औरंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, अब चलेंगे बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना, इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कहाँ पे, नवादा के रजौली में। कहाँ पे लगने की योजना है, तो नवादा के रजौली में लगने की योजना है। ठीक है, इसको ध्यान में रख, क्या लगाएंगे नवादा के रजौली में, परमाणु विद्युत संयंत्र। परमाणु विद्युत संयंत्र लगाएंगे नवादा के रजौली में। ठीक है, तो ये किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत होगा, नवीकरणीय होगा या फिर अनवीकरणीय होगा, नवीकरणीय सर ना, नवीकरणीय होगा। ठीक है, अब बिहार सरकार के 7 निश्चय 01 के तहत 7 निश्चयों में एक लक्ष्य, हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, तो हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को मतलब 7 निश्चय में से एक निश्चित में इसको प्राप्त कर लिया। मतलब बिहार सरकार का कहना है कि हमने बिहार के हर घर में मतलब क्या किया है, बिजली को पहुंचा दिया है। लगभग ये बात सच भी है। ठीक है, चलिए अब चलेंगे उद्योग के लेकर बात चलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री को लेकर बात करते हैं। बिहार में ज्यादातर इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन बिहार में जो इंडस्ट्री किस प्रकार कर दी थी, कृषि पे आधारित जो इंडस्ट्री जो स्थापित है, वही इंडस्ट्री आपको मुख्य रूप से बिहार में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ रहा है। देखेंगे तो अर्थव्यवस्था, माइक बंद कीजिए, अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। ठीक है, पहला क्षेत्र में तो एग्रीकल्चर, दूसरा क्षेत्र में इंडस्ट्री, या तीसरा क्षेत्र में क्या आएगा, सर्विस आएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या क्या है, यहाँ पे सीमित है। ठीक है, अब बिहार में एक कृषि प्रधान राज्य है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना देखने को मिलता है। और ये प्रश्न आपको पूछा था 67 या फिर 66 बीपीएससी में, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की संभावना है। ठीक है, 3-4 ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप देखेंगे बिहार में प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो सबसे पहले चीनी उद्योग। चीनी उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, कृषि पे आधारित उद्योग है। तो चीनी उद्योग की बात करेंगे तो ये डाटा याद रखिएगा, सर्वप्रथम बिहार में चीनी 1904 में, ठीक है, मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। अब मढ़ौरा जो किन जिला में पड़ता है, तो सारण जिला में पड़ता है। तो यहाँ पे चीनी मिल की फैक्ट्री, सबसे पहले चीनी मिल कहाँ पे लगाई गई थी, तो 1904 में, ठीक है, मढ़ौरा में लगाई गई थी, जो कि सारण जिला में पड़ता है। ठीक है, अब देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की डाटा के अनुसार की बात करें, बिहार में कितनी चीनी मिले हैं, तो क्या बताएंगे, कितनी चीनी मिले बिहार में, बिल्कुल ठीक है, बिहार में 11 चीनी मिली है। कितनी चीनी मिले हैं, 11 चीनी मिली है। जिसमें से कितनी चीनी मिल चालू है, तो क्या बताएंगे, 10 चीनी मिल जो है चालू अवस्था में। इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। आर्थिक नहीं पता है, ठीक है, आई थिंक 1 वाला देखना पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है। कितना है, 46.22 लाख क्विंटल है। ठीक है, बिहार में चीनी उत्पादन 2021-22 के ऊपर। तो पहला इंडस्ट्री हो जाएगा बिहार में चीनी उद्योग। इसके लिए कच्चा माल क्या होगा, चीनी उद्योग के लिए गन्ना होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अब चलेंगे दुग्ध उद्योग। ठीक है, बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दुग्ध बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही है। ठीक है, ध्यान रखें, प्रतिदिन बिक्री की बात करेंगे ना, 15.22 लाख लीटर मतलब प्रतिदिन की बिक्री मतलब बिहार में रही है। ठीक है, ये भी आपको कृषि पे आधारित है, क्योंकि एग्रीकल्चर को भी कृषि में ही शामिल करते हैं, पता है ना आप लोग को, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। ठीक है, सारे का सारा इसी में आता है। उसके बाद चलेंगे जूट उद्योग। तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाना कहाँ पे हैं? तो एक पूर्णिया में है, कटिहार में और दरभंगा में। ठीक है, अब बात करेंगे पूर्णिया में जूट पार्क भी स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ पे? तो यहाँ पे मरंगा में। ठीक है, तो पूर्णिया के मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया गया। ये फैक्ट आपको क्या करना है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना, याद रखना है। कहाँ पे स्थापित किया गया? तो मरंगा में। कहाँ पे? मरंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो जूट जो होता है कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। इस फैक्ट को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, आप चलेंगे तीसरा, वस्त्र रेशम उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ जो कि पटना में है, डुमराव एवं गया में आपको देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटे छोटे मिले जो है आपको दिख जाती है। कहाँ पे दिख जाएगी? तो ध्यान में रखिएगा, मुंगेर में, भागलपुर में, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में छोटी छोटी, लेकिन बड़े मिल की बात करेंगे तो बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, रेशम के लिए बिहार में एक जगह है, सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं भागलपुर को। यहाँ पे आपको, ठीक है, भागलपुर में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक है, अब भागलपुर एक ऐसा शहर जो है ना, बिहार एक ऐसा मतलब राज्य है जहाँ पे तीनों प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है, मलबरी, तसर और मंडी। समझ रहा है? तो मलबरी, तसर और मंडी तीनों प्रकार का रेशम का उत्पादन जो होता है आपको क्या होता है? बिहार में आपको होता है। ठीक है, आप चलेंगे, इसमें से सबसे बढ़िया रेशम जो होता है मलबरी होता है। ठीक है, अब मलबरी रेशम का उत्पादन 2 टन हुआ है। क्या मलबरी होता है तो सर? और क्या होता है बताइए? मैंने मुझे मलबरी शायद आ रहा है। पता है क्या सबसे अच्छा रेशम कौन सा होता है? मलबरी ना होता है। सब लोग ऐसे लोग बोलते हैं मूंगा होगा शायद। भी होगा। ठीक है, नई जानकारी है तो इस पे बात नहीं करते, एक बार देख के बता दीजिए अगर आप लोग को जानकारी है। ठीक है, और जो भी हो, ठीक है, अगर बात करें तो बिहार, वही तो मलबरी तो मैं बोल रहा था। सबसे ज्यादा मलबरी बिहार में टसर रेशम होता है, ज्यादा सबसे ज्यादा खरा होता है, जो कि 47 टन बिहार में होता है। इसके लिए बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई प्रसिद्ध जिला है। मलबरी की बात करेंगे तो 2 टन होता है बिहार में एवरेज। ठीक है, सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया। अंडी की बात करेंगे तो ये मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में होता है 17 टन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिहार में तसर रेशा होता है। बिहार में तीनों प्रकार का रेशम आपको देखने को मिलता है, जिसमें मलबरी है, तसर है, अंडी है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, बात करेंगे सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग की बात कर, बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता है, इसीलिए आपको यहाँ पे सीमेंट उद्योग भी स्थापित किया गया है। पता ही होगा आपको बिहार में कहाँ पे आपको सीमेंट के उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो दलमिया नगर, बंजारी, ये दोनों के दोनों जगह किस जिला में पड़ता है? दलमिया नगर, कहाँ पे? दलमिया में, किस रोहतास में। ठीक है, ब्रांड है ना, यह सीमेंट का ब्रांड है, लेकिन जगह का भी नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दलमिया नगर बंद हो गया, वही बंजारी। जो भी हो, दलमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग जो है स्थापित किया। जब पूरा प्रॉपर जगह का नाम बंजारी पूछेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलते कृषि उत्पाद उद्योग में देखेंगे तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कोई दो राय नहीं है। अब बिहार में कृषि आधारित बात करेंगे, चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। ठीक है, बात करेंगे तो बिहार के भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई। ठीक है, तो तीनों जगह का नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये डाटा। पढ़िए तो एक बार क्या लिखा हुआ है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। भागलपुर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की। चलिए, भागलपुर में, बक्सर में, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है, ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे बिहार के बारे में, थोड़ा बात करेंगे तो बिहार वर्तमान देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे, अब फल उत्पादन में 6ठे नंबर पे। ठीक है, तो कौन कौन से स्थान पे, खाद्य उत्पादन में कौन सा स्थान है बिहार का? जी, तीसरा में कौन है? तीसरा। ठीक है, बात करेंगे फल उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो क्या बताएंगे?
छठा स्थान है। ठीक है, चलिए बात करें बिहार में मखाना का उत्पादन होता है। देश में प्रथम एवं एकमात्र राज्य है जो कि बिहार में मखाना का उत्पादन होता है। बिहार में कहां से मखाना का उत्पादन होता है बताएंगे जरा, कहां से? हाँ। मिथिला। ठीक है, और यहाँ के मखाना को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। बात करेंगे लीची उत्पादन में बिहार जो है प्रथम स्थान पे। ठीक है, मुजफ्फरपुर जो बिहार का लगभग कितना % लीची का उत्पादन करता है कह रहे? 43%। जो भी हो, ठीक है, तो ये शाही लीची जो है बिहार में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में पाया जाता है और देश में लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, इसको आपको क्या करेंगे, इस डाटा को याद रखेंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किस स्थान पे बताए थे लीची अनुसंधान केंद्र है? कौन सी जगह? हुआ बताए थे, क्या बताए थे? रोहुआ नहीं, कांटी में वो तापित हो। ठीक है, रोहुआ। ठीक है, रोहुआ। कांटी वाला जो है एनटीपीसी कंट्रोल करती है। कौन करती है? एनटीपीसी कंट्रोल करती है। ये सभी फैक्ट में भी कहीं पूछ दे तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। कृषि रोडमैप में 3 खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्राथमिकता दी गई। ठीक है, अब चलेंगे बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण कौन है जो कि केंद्र सरकार चलाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा। तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? बरौनी में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, मोकामा में है। रेल विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना बेला में है। इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। बेला में कहाँ पे? सारण में। ठीक है, डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना मढ़ौरा में है, जहां पे क्या खोला गया था 1904 में? चीनी मिल स्थापित की गई थी यहीं पे ना, 1904 में सब प्रथम बार। ठीक है, मधौरा सारण में पड़ता है। ठीक है, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की बात के हरनौत में है, जो कि कहां पड़ता है? नालंदा में पड़ता है। ठीक है, तो इस डाटा को जरा याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में, भारत बैगन इंडियन कंपनी लिमिटेड मोकामा में। ठीक है, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में, रेल पहिया कारखाना बेला सारण में पड़ता है, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मधौरा सारण में पड़ता है, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप की बात करेंगे हरनौत में पड़ता है। हरनौत कहाँ पे? तो नालंदा जिला में। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाएंगे? चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम। तो ये तो मतलब भारत सरकार चलाती थी, अब बिहार सरकार भी मतलब कुछ औद्योगिक उपक्रम को चलाती है। जैसे पहले बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ता है? फतुआ में पड़ता है। ठीक है, अब फतुआ कहाँ पे? पटना में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये भी पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये भी पटना में है। ठीक है, जो पटना वाला उसको छोड़ दीजिए, केवल 2 याद रखे, केवल ये भागलपुर का खाली याद रखिए ना, बाकी सब में पटना लगा दीजिएगा। ठीक है, अब बिहार स्टेट स्पंज सिल्क की बात करेंगे, भागलपुर का सिल्क है तो भागलपुर होगा ही, पता ही आपको, कोई दिक्कत नहीं। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, बीटीसी का किताब पढ़ते हैं ना, बीटीसी का बच्चों में पढ़े हुए, जिसमें एनसीईआरटी नहीं आती थी, सरकारी स्कूल के जो छात्र होंगे होगा। ठीक है, तो ये आपको पटना में। ठीक है, केवल क्या अलग है तो सिल्क वाला भागलपुर में हो जाएगा। ठीक है, स्कूटर्स लिमिटेड ये भी पटना में, लेकिन पटना के कहाँ पे? तो फतुआ में। कहाँ पे है? फतुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? डाटा समझ में आ रही है? आप चलेंगे बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र क्या है? तो चमड़ा का औद्योगिक इकाई आपको क्या मिलेगा? पटना और मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा, चम्र उद्योग। ठीक है, चर्म उद्योग। ठीक है, तो चीनी के लेकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण। ठीक है, सारण में कौन सा जगह था? मढ़ौरा। क्या जगह था? ठीक है, कौन सा जगह था? मढ़ौरा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कब स्थापित किया गया था यहाँ पे मढ़ौरा में? 1904 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद बात के कागज के लिए समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा, रेशम के लिए भागलपुर जाना जाता, सूती वस्त्र में बता दिए गया, पटना, सिवान, भागलपुर, औषधि के लिए मुजफ्फरपुर पटना है, सीमेंट के लिए रोहतास, दालमिया नगर पता ही है, उर्वरक के लिए क्या हो जाएगा? बरौनी हो जाएगा, जो कि बेगूसराय में पड़ता है, प्लाईवुड के लिए हाजीपुर, पूर्णिया, पटना हो जाएगा, कालीन के लिए ओबरा, ये इंपॉर्टेंट है, कालीन के लिए क्या है? ओबरा है, जो कि औरंगाबाद में पड़ता है। ठीक है, और तेल शोधन के लिए बरौनी पड़ता है, जो कि कहाँ पड़ेगा आपको? तो बेगूसराय में पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा। तेल शोधन के लिए कहाँ पे पड़ेगा बिहार में? बरौनी, बेगूसराय। अब चलेंगे बिहार में औद्योगिक विकास के लिए। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
ठीक है, जिसका नाम बियाडा है। ठीक है, बियाडा। अगर पूछेगा बिहार औद्योगिक विकास, ये पूछा हुआ बीपीएससी में, इसको नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। ठीक है, बिहार औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1974 में। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक कार्यालय पटना में, दूसरा कार्यालय भागलपुर में, तीसरा कार्यालय मुजफ्फरपुर में, और चौथा कार्यालय क्या है, कहाँ पे है? दरभंगा में है। ठीक है, और इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों में, ठीक है, इसके अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। कितने औद्योगिक क्षेत्र है? औद्योगिक आपके भी जैसे मुजफ्फरपुर में जाएंगे ना तो बेला औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, बहुत मुझे अपने सर का पता है, तो यहाँ पे बेला औद्योगिक क्षेत्र आपको मुजफ्फरपुर में मिल जाएगा। तो इसके अंदर 74 क्या है औद्योगिक क्षेत्र? नहीं समझे सर। जब बात करेंगे ना, कुछ ऐसा क्षेत्र को विकसित किया गया जाके जिस उस क्षेत्र में केवल उद्योगों का विकास किया गया। जैसे हम बोल देते हैं कि चलो यहाँ से लेके इतना किलोमीटर का जो एक क्षेत्र है, जो कि मतलब है सिविल एरिया कम रहेगा, इस क्षेत्र को इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से विकसित कर देंगे, उसको औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे भारत में जब वाजपेयी जी के शासन रहते हैं तो यहाँ पे सेज का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, सेज। ठीक है, चीन में ऑलरेडी चल रहा था, भारत में भी लाया गया था। कुछ क्षेत्र को इसके अंतर्गत ला दिया गया, जैसे नोएडा का क्षेत्र, ठीक है, गुड़गांव का क्षेत्र सेज में ला दिया गया, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया गया, जिसमें केवल विकास करना था, उद्योगों का विकास करना था। तो ऐसे मतलब 74 औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया गया, जो कि मतलब किसके, बियडा की स्थापना की गई, और यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का मतलब विकास किया गया। ठीक है, जिनमें 5 से 4 जो है इसका क्षेत्रीय कार्यालय है पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में। ठीक है, और 9 जो है इसका क्लस्टर कार्यालय इसका स्थापित किया गया है। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र कितना है? तो 74 औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो हर जगह औद्योगिक क्षेत्र आपको हर जिला में किसी कहीं ना कहीं का आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर में जाएंगे ना तो यहाँ पे एक जगह है बेला, तो बेला औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे ना तो उसमें बेला फेज 1, ठीक है, फेज 2 इस करके, उसके अंदर में कम से कम जाएंगे तो लगभग 1000 फैक्ट्री होगा, छोटा बड़ा। ठीक है, इस तरीके से समझ गए ना। बात करेंगे बिहार में, बिल्कुल, बिहार में परिवहन के साधन के लिए सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन चारों के चारों मौजूद है। ठीक है, इसमें से सबसे पुराना परिवहन का साधन कौन सा है, तो क्या बताएंगे? परिवहन का साधन तो सबसे पहले जल परिवहन आता है। ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना परिवहन का साधन जल परिवहन, और सबसे सस्ता परिवहन का साधन अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? जल परिवहन। ठीक है, सबसे सस्ता और सबसे पुराना परिवहन की साधन की बात करेंगे तो क्या होगा? जल परिवहन ही होगा। ठीक है, सड़क की बात करेंगे तो यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, लेकिन बात करेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको NH बोलते हैं, ठीक है, उसका प्रांतीय राजमार्ग, जिसको SH बोलते हैं, जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं, जिला मुख्य जिला पर, जिसको MDR बोलते हैं, ग्रामीण सड़क बोलते हैं। तो बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो इसकी लंबाई ये दी हुई है, भूल जाइए, डाटा अंतर हो सकता है। ठीक है, प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई ये है, मुख्य जिला पथ की लंबाई ये है, ग्रामीण सड़क की लंबाई ये है। ठीक है, तो 4 प्रकार का वर्ग में स्थापित किया गया, जो कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ठीक है, मेन डिस्ट्रिक्ट हाईवे, सॉरी मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसको MDR कहते हैं, मुख्यतः क्या होता है? ग्रामीण सड़कें होता है। तो यहाँ पे कितने वर्गों में विभाजित किया गया? 4 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, आप देखेंगे बिहार की बात करेंगे तो 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर, ठीक है, लगभग यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे लगभग 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार जो है देश में तीसरा है। कितने नंबर पे आता है? सड़क के मामले की बात करेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? तो तीसरे नंबर पे बिहार आपका आता है। ठीक है, सड़कों की कुल लंबाई में बात करेंगे तो बिहार का कौन सा स्थान है, तो क्या बताए? डेंसिटी में तीसरा। ठीक है, पथ घनत्व में कितना है? तीसरा नंबर पे। ठीक है, सड़क के घनत्व में, डेंसिटी में, क्योंकि सड़क की लंबाई में बिहार का कौन सा स्थान आता है, तो क्या बताएंगे? 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, किस नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का स्थान देश में कितना है, तो 10वां है। ठीक है, 10वां है। अगर पूछेगा बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई वाला बिहार का कौन सा जिला है? पटना जिला। ठीक है, कौन हो जाएगा? पटना जिला। क्या बोल रही? पक्की सड़कों की कुल लंबाई में महाराष्ट्र। ठीक है, कुल लंबाई, अच्छा, ओके ओके। डेंसिटी में बात करेंगे तो केरल। ठीक है, गलत बताया हूं तो बोलिए, गलत है क्या? कुछ दिन पहले पढ़ा था, अभी डाटा अंतर हो सकता है। बोलिए, पता है क्या कि नहीं को? मुझे यही याद है, डेंसिटी में केरल, ठीक है, टोटल ओवरऑल में सर महाराष्ट्र में ज्यादा, कि यूपी हो गया सर, चेंज हुआ अभी सर डाटा में। सबसे अधिक सड़कों की लंबाई तो महाराष्ट्र है सर।
तो सबसे ज्यादा जो है वो केरल में होगा। केरल को डाटा के लेके तो वो हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बिहार में डेंसिटी की बात करेंगे तो तीसरा है देश में, ठीक है। घनत्व की बात करें लंबाई में तो 8वां है, और पक्की सड़कों की लंबाई में बिहार का देश में स्थान 10वां है। सर्वाधिक नेशनल हाईवे की बात करेंगे पटना में 506 किलोमीटर, और सबसे कम राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच का सबसे कम लंबाई वाला जिला जैसे बेचारा शिवहर है, ठीक है। मात्र यहाँ पे 22 किलोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका सड़क को लेकर प्रश्न हो गया। अब चलते बिहार में रेल मार्ग। तो बिहार में रेल मार्ग सबसे पहले, भारत में रेल मार्ग कब आया था सो बताइए? 16 अप्रैल 1853 एंथोलॉजी के टाइम पीरियड में 53 में सबसे पहले आपको रेल आपको देखने को मिला, ठीक है। अगर बात करेंगे तो, लेकिन बिहार में रेल कब आया? बिहार में रेल कब आया तो क्या बताएंगे? 1862 में बिहार में रेल आया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इस समय जो शासन किसकी रही होगी बिहार में जब रेल आता है तो भारत में किस गवर्नर का शासन रहा होगा? कैनिंग का शासन रहा होगा। बहुत अच्छे। अब बिहार में जो रेल लाइन हावड़ा से लेकर मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था, ठीक है। तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हावड़ा से लेकर मुगल सराय, कहाँ पे? हावड़ा से लेकर मुगल सराय। मुगल सराय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, बहुत सुंदर। अब बिहार में 2020 में रेल मार्गों की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल का कितना प्रतिशत है? 5.6% था, ठीक है। अब बिहार में रेल में बिहार में 8वां स्थान है। सड़क में कौन सा स्थान है? तो सड़क के कुल लंबाई में भी 8वां था, ठीक है। बिहार में मतलब रेल परिवहन में 8वां। बिहार में कितने प्रकार के मंडल आपको देखने को मिलते हैं? तो बिहार में कुल 4 मंडल है, ठीक है। सबसे पहला मंडल सोनपुर मंडल, दूसरा मंडल दानापुर मंडल, तीसरा मंडल समस्तीपुर मंडल, और चौथा मंडल जो है कटिहार मंडल, ठीक है। कितने मंडल है बिहार में? 4 मंडल, ठीक है। जोन तो एक ही है, लेकिन मंडल 4 है, ठीक है। तो मंडल की बात करेंगे सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सोनपुर मंडल को ईसीआर के नाम से, दानापुर मंडल को भी ईसीआर के नाम से जानते हैं, क्या बात है, और समस्तीपुर मंडल को भी ईसीआर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कटिहार मंडल को पूर्वोत्तर रेलवे में ही आएगा ना, इसीलिए ठीक है। हाँ, जो नहीं होगा। कटिहार मंडल को NERF के नाम से जानते हैं, ये बंगाल वाला चला जाता है, ठीक है, उधर। आप देखेंगे भारतीय रेल में 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन है जो कि पूर्व मध्य रेलवे है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो क्या बताएंगे? हाजीपुर में, ठीक है। तो बिहार में रेलवे जोन 1 है, लेकिन मंडल कितने हैं? मंडल 4 है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ये हाजीपुर रेलवे जोन जो है, ठीक है, हाजीपुर रेलवे जोन या फिर इसको पूर्व मध्य रेलवे भी कहते हैं, ठीक है। तो पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 2002 में, ठीक है। उसके बाद आज पटना मेट्रो रेलवे परियोजना, ठीक है, बिहार का पहला मेट्रो रेलवे परियोजना है, जो कि मतलब कहाँ पे? तो 17 फरवरी 2019 को मोदी जी के द्वारा मतलब इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? शिलान्यास किया गया 17 फरवरी 2019 को मोदी जी को द्वारा मतलब क्या किया गया? इसका इन्वेस्ट किया होगा 2027 में चालू होगा, बस, ठीक है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसके तहत पटना शहर 32.9 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ का निर्माण किया जा रहा है। इसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। कब तक पूरा किया जाएगा? 2027 तक पूरा। एक प्रश्न और भी पूछे तो पटना रेलवे को बनाने के लिए, पटना मेट्रो को बनाने के लिए जिस देश ने ऋण दिया है वो देश कौन सा है? जापान सर। दिया एक मिनट, जापान ही कर रहा है। हाँ पता है मुझे, ठीक है, ठीक है। तो जापान होता है। जापान जो है इसके लिए सस्ता ऋण जो है आपको क्या कर रही है? तो उपलब्ध करा रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन सारे फैक्ट को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए, तो रेलवे की लंबाई बताए, पटना मेट्रो का लंबाई कितनी है तो बताइए? 32.91 किलोमीटर, 32.91, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे तो आपको ये बताओ, ये इसकी उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी।
ध्यान में रखिए। कब उसका उद्घाटन हुआ था? 17 फरवरी 2019। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, कब पूरा हो जाएगा ये? 2027 तक। चलता है वायु परिवहन। ठीक है, तो बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? मेट्रो के लिए जापान दिया था। तो सस्ता ऋण दिया, मात्र 1% की 2% पे साथ दिया है सर। ठीक है, बात करेंगे वायु परिवहन की शुरुआत बिहार में 1907 में होती है। ठीक है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब होती है? भारत में 11 में। कब होती है? 1911 में। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। ठीक है, चलिए आप चलेंगे, बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में होती है। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति कब स्वीकृत की गई? 2016। इसके तहत आम नागरिकों का हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई। ठीक है, तो भारत सरकार का नागरिक उड्डयन नीति 2016 में आई थी। वहां पे एक मतलब थीम थी जिसमें था पूरे देश का आम नागरिक। ठीक है, आप चलते बिहार में जो हवाई अड्डा कौन कौन है? ठीक है, तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दो ही हवाई अड्डा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दो ही है। ठीक है, कौन कौन? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दरभंगा हवाई अड्डा दरभंगा में घरेलू है, जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? जोगबनी कहाँ पे पड़ता है? अररिया में पड़ता है। ठीक है, ये बंगाल के साथ सीमा लगाएगी क्या अररिया? नहीं सर। लेकिन जोगबनी का सीमा सर बंगाल के साथ लगता है। नहीं सर, नेपाल से लगेगी, नेपाल से लगे, नेपाल से, नेपाल होते हुए, हाँ नेपाल। क्योंकि आप सिल्लीगुड़ी जाएंगे ना, सिल्लीगुड़ी के पास भी जोगबनी पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ से पकड़े हुए। ठीक है, यहाँ से किशनगंज के पास होना पड़ेगा सर। जब नेपाल जाएंगे ना तो वहां से जोगबनी बहुत पास ही है, वहां से गाड़ी मिल जाता है। तो वही मुझे ध्यान में, नेपाल से सीमा लगाएगी ये पक्का, तो नेपाल से लगती है। ठीक है, ये घरेलू है। ठीक है, रक्सौल हवाई अड्डा की बात करेंगे तो ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है रक्सौल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से जो नजदीकी जो नेपाल का जो शहर जो पता है उसको बीरगंज बोलते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा चालू अवस्था में नहीं है। ठीक है, इसको पताही में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पताही। ठीक है, चालू नहीं है ये। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, घरेलू का मतलब सर क्या हुआ? मतलब अपने घरेलू के मतलब इंटर स्टेट। ठीक है, मतलब एक देश, मतलब अपने देश के अंदर ही मतलब उड़ान भरेगी। ठीक है, पूर्णिया में चौथा एयरपोर्ट बन रहा है वो सर। हवाई अड्डा की बात करेंगे, पूर्णिया पड़ता है, जो कि रक्षा के लिए है। ठीक है, डिफेंस के लिए है। ठीक है, ये अब बताइए बिहार में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? 2 तो है पटना हो गया, पटना और गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी जो ये जोगबनी हवाई अड्डा किस जिला में है? अररिया। हवाई अड्डा किस जिले में है? पूर्णिया। डिफेंस के लिए, किसके लिए? तो रक्षा के लिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब चले जल परिवहन की बात करेंगे तो देखिएगा, जल परिवहन समुद्र एवं नदी माध्यम से होता है, समुद्र से भी होता है, नदी माध्यम से भी होता है। लेकिन बिहार क्या है कि भूबद्ध राज्य है, मतलब बिहार में समुद्र नहीं मिलता है। बिहार में जो जल परिवहन जो होगा केवल किसके माध्यम से होगा? तो नदी के माध्यम से ही होगा। ठीक है, क्योंकि बिहार में क्या है? समुद्र नहीं है। ठीक है, गंगा नदी इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का मतलब 1 के तहत आती है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। ठीक है, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया से होकर जब गुजरेगी तो पटना होते हुए भी जाएगी, बिहार के शहरों के होते हुए भी जाएगी। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है। इस जल मार्ग का एक बृहद भाग बिहार से होकर गुजरता है, बक्सर से लेकर भागलपुर तक। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, पटना के महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्था स्थापना की गई। आप लोग देखते भी हुएगा, पटना जाइएगा तो दिखता है। ठीक है, दिखता है ना, तो वहां पे क्या? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान यहाँ पे स्थापना किया गया। तो राष्ट्रीय जल राजमार्ग 1 की बात करेंगे तो कहां से गुजरती है? तो पटना से गुजरती है। कहां से गुजरती है? पटना से गुजरती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहां से गुजरती है? पटना से गुजरती है। ठीक है, अब चलेंगे बिहार में 2 लघु जल मार्ग है। ठीक है, बिहार में 2 लघु जल मार्ग है। एक क्या है? तो बरारी घाट से महादेवपुर घाट और दूसरा मोकामा से बरौनी। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों लघु जल मार्ग है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आधुनिक तकनीक के विकास एवं रेल एवं सड़क, आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क रेल वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व क्या है? घट गया। पहले जल परिवहन पे बहुत सारे लोग डिपेंडेबल थे, लेकिन जल परिवहन के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? स्लोएस्ट है। क्या है? बहुत स्लो है। क्या है? बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे मतलब वो काम करती है। इसलिए लोगों को चाहिए जिंदगी में स्पीड चाहिए,
वायु परिवहन आ गया, फास्टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद रेल परिवहन है, ठीक है, सड़क परिवहन। इसके वजह से इसका जो डिपेंडेंसी है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, क्या हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ, कम हुआ है, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है, पता है ना। तो चलिए, तो यही सारे सब फैक्ट जो थे, जो कि मैंने आपको बताया, एक बार इसको रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। रिवीजन क्लास रहेगी थोड़ा देर के लिए। हाँ, बिहार की अर्थव्यवस्था, कितना डाटा इतना याद रखिएगा तो यही सब पूछता है, और क्या पूछता है। चलिए, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग जो है मैदानी है, तो क्या बताएंगे। 96%। 96%। बेहतरीन, ठीक है, बहुत सुंदर। घरेलू उत्पाद स्टेट जीएसडीपी में, ठीक है, ग्रोस स्टेट क्या होता है, एसडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना योगदान है कृषि का। प्रोडक्ट 19.2%। 19.2। जबकि यहाँ पे कितने लोग जो है कृषि कितने परसेंट श्रमिक लोग जो है कृषि एवं उनके मतलब उस पर आधारित उद्योग में लगे हुए, तो क्या बताएंगे। 70%। बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। बात करें रबी फसल जो होता है बिहार में, उसका काटा कब जाता है। मार्च अप्रैल। आपके धान जो है किस प्रकार का फसल का एग्जाम्पल है, क्या बताएंगे। खरीफ। रबी। उसके बाद बात करेंगे, आपको बताना है से मतलब जायद फसल जो होता है किन दो फसलों के बीच में लगा दिया जाता है। रबी और खरीफ के बीच में। खरीफ। ठीक है। बिहार में उपयोगी सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल कौन सा है, तो क्या बताएंगे। धान। धान है। दूसरा सबसे प्रमुख फसल कौन सा है, तो क्या बताएंगे। गेहूं। गेहूं। चावल और गेहूं में प्रथम उत्पादन करने वाला राज्य जिला कौन सा है, तो क्या बताएंगे। रोहतास। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मक्का में कौन सा है, तो क्या बताएंगे। कटिहार। बहुत सुंदर। दलहन में कौन सा है, तो क्या बताएंगे। पटना। ठीक है। बिहार में जो 3 सबसे प्रमुख मतलब जो क्या बोलते हैं फल है, उसका नाम बता दीजिए, 1 2 3 करके। अमरूद। ठीक है। सर्वाधिक लीची का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो क्या बताएंगे। बिहार के किस शहर में। कितने प्रतिशत बिहार में कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत अकेले, ठीक है, अकेले मतलब क्या करता है, 48। रहुआ में लीची अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, तो क्या बताएंगे। सर्वाधिक चाय का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, तो क्या बताएंगे। किशनगंज में। ठीक है। बिहार को कितने बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो क्या बताएंगे। 5। मक्का के लिए कितना बार मिला है, मक्का के लिए कितना बार मिला है, तो क्या बताएंगे। गेहूं के लिए कितना बार मिला है, तो क्या बताएंगे। 2 बार। तो क्या बताएंगे। 1 बार। चलिए, बात करेंगे सबसे पहले बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था, तो क्या बताएंगे। चावल के लिए। कब मिला था, तो 11-12 में चावल के लिए मिला था, ठीक है। चलिए, बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए बिहार सरकार कितने कृषि रोड मैप का निर्माण कर चुकी है, जिसका क्रियान्वयन किया गया है। 4। 3 किया जा चुका है, चौथा जो किया जा रहा है, ठीक है, चौथा जो किया जा रहा है, चौथा कब से शुरू होगा। इस तरह ना था 23 से, ठीक है, 31 मार्च 2028 तक इसका कार्यकाल होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सिंचाई में बात करेंगे तो सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है बिहार में। नलकूप से 64% होती है, ठीक है, किसी नलकूपों के माध्यम से 64% है, ठीक है। पशुपालन में बात करेंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक पशुपालन जो है, ठीक है, बिहार के कहाँ पे मिलेगा, किस जिला में मिलेगा। पूर्णिया। कहाँ पे मिलेगा, पूर्णिया में मिलेगा, ठीक है। चलिए, भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेंगे। पूर्णिया। नहीं, मधुबनी, अररिया। ठीक है। मुर्गी एवं बत्तख कहाँ पे मिलेगा। कटिहार में। बहुत सुंदर, ठीक है। बात करेंगे बिहार में, जब बिहार में झारखंड था तो देश का कितना प्रतिशत, ठीक है, खनिज मतलब यहाँ से मिल जाता था बिहार से। 20%। कितना प्रतिशत रह गया था, 2 से 3 के बीच में रह गया, ठीक है। चलिए, बात करेंगे यहाँ पे किस हिस्सा पे मतलब किसके सीमा पे मतलब क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, धारवाड़ या फिर विंध्य, दोनों। बहुत सुंदर, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए, चूना पत्थर की बात करेंगे, बिहार में किस जिला से मिलेगा चूना पत्थर। मिलेगा। बहुत सुंदर। किस इंडस्ट्री में प्रयोग होता है चूना पत्थर का। सीमेंट उद्योग। क्या पाइराइट की बात करेंगे तो पाइराइट कहाँ से मिलेगा बिहार में। देश का कितना प्रतिशत पाइराइट, देश में कितना प्रतिशत पाइराइट बिहार से मिल जाता है। 95% पाइराइट। बहुत सुंदर, बेहतरीन, ठीक है। आगे चल अबरक की बात करेंगे तो बिहार में उच्च कोटि का अबरक मिलता है, पता है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा बिहार में अबरक। करेंगे चीनी मिट्टी का बर्तन उद्योग में, विद्युत में, ठीक है, इस सब में उपयोग होता है, पेंट आदि में उपयोग होता है। कहाँ से मिलेगा चीनी मिट्टी।
भागलपुर भागलपुर, मुंगेर, मुंगेर, मिल जाएगा। मुंगेर, खड़गपुर की मुंगेर पहाड़ी से खड़गपुर की पहाड़ी से जमुई गया। सुंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे नीचे। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सोना। सोना का बिहार में जमुई में किस स्थान से सोना मिला है? जगह का नाम करमिटिया, करमिटिया, ठीक है। ध्यान कर से। रखिएगा, जगह का नाम क्या? करमटिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। करमटिया जगह। सोरा की बात करेंगे तो सोरा बिहार में कहाँ से मिलता है? सारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण। चलिए यूरेनियम कहाँ से मिलेगा बिहार में? यूरेनियम जमुई, नवादा और नवादा, धन्यवाद। कहाँ पे? तो नवादा का नाम याद रखेंगे और साथ में क्या याद रखेंगे? तो आपको क्या याद रखना है? तो जमुई का भी नाम याद, नवादा और गया का नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए बात, एस्बेस्टस कहाँ से मिलता है बिहार में? मुंगेर, मुंगेर से। कहाँ पे मिलेगा पेट्रोलियम? पेट्रोलियम पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, बंगाल का बॉर्डर सब है। में प्रति व्यक्ति खपत के मामले में अगर बात करेंगे तो सबसे सर्वाधिक खपत बिहार के किस जिला में होता है? पटना में। खपत में 6422 ठीक है, मतलब मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अब प्रति व्यक्ति, ठीक है, विद्युत उपभोग वर्ष में कितना खपत कर दिया जाता है प्रति व्यक्ति के द्वारा? 6422 किलोवाट घंटा पर घंटा। 422 का टोटल है, अकेले खर्चा कीजिएगा। टोटल उत्पादन। तो बिहार में उत्पादन में इतना में 6422 मेगावाट रहा है, ठीक है। जिसमें 350 किलोवाट घंटा जो होता है प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करें बिहार में बिजली वितरण के लिए 2 कंपनियां हैं, कौन कौन सी हैं? उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। लिमिटेड, नॉर्थ बिहार NB, नॉर्थ बिहार NVP, एक होता है SB करके होता है, PDCL, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। हम लोग का तो नॉर्थ बिहार में आता है, आप लोग का साउथ बिहार भी हो सकता है, 2 है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो 2 ही है, एक नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार है, ठीक है। चलिए उसके बाद के बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। दूसरा, पहला क्या है? बिहार राज्य विद्युत बोर्ड है। दूसरा क्या है? बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड। और तीसरा क्या है? बिहार नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेडा बोलते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे बिहार में कितना जल विद्युत परियोजना चालू है? 13 है, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा जल विद्युत परियोजना किस नहर से प्राप्त होती है? कोसी, क्या बोलते हैं? कोसी यहाँ पे सुपौल में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे ब्रेडा की स्थापना बिहार में कब हुई थी? ब्रेडा की बात करेंगे, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, ब्रेडा के बारे में दिया था क्या? ब्रेडा की स्थापना दिया था कि नहीं दिया था? नहीं दिया था। ब्रेडा का स्थापना एक बार देख लीजिएगा, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है, क्या होगा। बिहार में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र है तो पता ही है, बाढ़ वाला पटना में पड़ेगा, बरौनी बेगूसराय में पड़ेगा, बक्सर पड़ेगा आपका, बक्सर में काटी मुजफ्फरपुर में पड़ेगा, ककबारा की बात करें बांका में पड़ेगा, नबीनगर की बात करें औरंगाबाद में पड़ेगा, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। नवादा में, रजौली में क्या लगाने का प्लान है? परमाणु विद्युत संयंत्र। परमाणु विद्युत संयंत्र, ठीक है। हरगल बिजली लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया, जो कि 7 निश्चय में से मतलब एक निश्चय ये भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करके बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ पे लगाया गया था? तो मढ़ौरा में लगाया गया था। सारण में कब लगाया गया? 1904 में। बिहार में कितने चीनी मिल है? 11 चीनी मिल है, जिसमें से 10 मतलब क्या है? चालू अवस्था में है। बहुत सुंदर, ठीक है। जूट उद्योग की बात करें, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है। बंद वाला नहीं पता है, देखिए ना कौन सा, नहीं पता मुझे। बंद 13 बंद था, एक में 11 दिया है, 10 उसमें चालू, एक बंद है ना जी, एक बंद। ये वाला बंद है क्या? एक यहाँ पे सीतामढ़ी के पास में रीगा चीनी मिल बंद है क्या? शायद रीगा चर्चा में था, मेरे घर के पास में रीगा, शायद ये बंद हो गया, ठीक है, विवाद का। रीगा वाला चेक कीजिएगा, शायद ये बंद है रीगा। आपके घर के पास में है, कुशवाड़ी के पास डिस्टेंस होगा, ठीक है। हाँ बंद है ना रीगा? मोतिहारी वाला बंद है। रीगा भी बंद है। हाँ, मोतिहारी, चकिया नहीं, मोतिहारी में चकिया नाम का एक मिल है, चीनी मिल, वो जो बंद है। ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, खाना पीना बहुत अच्छा खिलाता है, ठीक है, वहां पे जाइएगा ना चकिया में,
तो ड्रिल चिकन बहुत अच्छा खिलाता है, ठीक है, मतलब वो चिकन को ना क्या करता है, पकाता है उस पे आग पे, ठीक है, उसको हांडी सकुआ हांडी बोलते हैं। हांडी वाला सकुआ नहीं नहीं, सकुआ सकुआ बोलते हैं उसको, ठीक है। वहां पे मुढ़ी को लाई बोला जाता है, उसके साथ खिलाएगा, बड़ा आनंद आता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया खाने पीने में। हम लोग चले गए, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल के बाद, ध्यान में रखिएगा, दूसरा नंबर पे। जूट में कौन सा जिला आगे है, तो पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वस्त्र उद्योग में फुलवारी शरीफ, डुमराव और गया में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भागलपुर में मतलब क्या मिलता है, रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बिहार में तीनों प्रकार का रेशम मिलता है, मलबरी, तसर और मंडी। सर्वाधिक तसर रेशम मिलता है जो कि 47 टन का उत्पादन हुआ है। दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे मलबरी है, तीसरा नंबर पे क्या है, अंडी। अंडी का क्षेत्र मुजफ्फरपुर, बेगूसराय है। तसर रेटा मुख्य रूप से बांका और मतलब कहाँ पे मिलता है, मुंगेर में मिलता है। मलबरी कहाँ पे मिलता है, सहरसा, सुपौल में मिलता है। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो जहां पे मतलब क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, वहां पे आपको सीमेंट उद्योग मिलेगा। तो कहाँ पे सीमेंट उद्योग मिलेगा बिहार में, तो डालमिया नगर बंजारी में, ठीक है, डालमिया नगर बंजारी में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। माइक किनका इको हो रहा है, ठीक है। आप चलेंगे कृषि उत्पाद को लेकर बात करेंगे तो बिहार में कृषि आधारित उद्योग में चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड का उद्योग आधारित है होने की संभावना है। अब बिहार में 3 फूड पार्क स्थापित किए गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों जगह का नाम बताइए तो कहाँ कहाँ पे है, भागल, बक्सर, कटिहार। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या क्या नाम है तो बताइए फिर से एक बार। भागल, बक्सर और कटिहार। बहुत अच्छे, ठीक है। क्या क्या है, तो भागलपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। यहाँ पे 3 फूड पार्क स्थापित करने की बात कही गई है, ठीक है। खाद्य उत्पादन में बिहार का स्थान 7वां है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है, तीसरा है। अब फल के उत्पादन में बिहार जो 6ठे नंबर पे, ठीक है। लेकिन मखाना के उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम नंबर पे है। और यहाँ पे बिहार के मिथिला मखान को क्या दिया गया है, तो जीआई टैग भी दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम नंबर पे है, लेकिन अकेले 48% लीची जो उत्पादन करता है मुजफ्फरपुर जिला करता है। मुजफ्फरपुर जिला के शाही लीची को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए, बिहार में बात की कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्राथमिकता दी गई है, जिसमें से कौन कौन सा है, तो फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में, जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में, मोकामा किस जिला में पड़ेगा, पटना में ही पड़ता है ना, जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ से कौन आते हैं, अनंत सिंह आते हैं ना, ठीक है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना बेला सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना मढ़ौरा में है, सारण में, वही चीनी मिल वाला। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप का हरनौत में है। हरनौत कुछ और चीज के लिए जाना जाता, भूल रहा हूँ, कुछ हुआ हरनौत, हरनौत नालंदा। नीतीश सर का घर है, मुख्यमंत्री घर है सर। अच्छा, यहीं पे क्या, वही बोले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। बाकी बिहार सरकार के अधीन औद्योगिक उपकरण की बात करेंगे, सब में पटना पटना मार दीजिएगा, केवल एक चीज अलग हो जाएगा, सिल्क वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जो कि भागलपुर में, ठीक है। अब बिहार में औद्योगिक इकाई क्षेत्र में चमड़ा, चीनी सब के लिए थे, ये सब तो पढ़ ही लिए थे, ध्यान में रखे। रेशम वाला जाहिर सी बात है, जहां पे कच्चा मिल मिलेगा वहां पे इंडस्ट्री मिलेगा। रेशम भागलपुर में तो भागलपुर, ठीक है। सीमेंट की बात करें रोहतास में तो रोहतास में। उर्वरक बरौनी में है, ठीक है। चीनी की बात करें पश्चिमी चंपारण सर्वाधिक होता है, पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। चमड़ा बात करेंगे मुजफ्फरपुर है, पटना है। ये सारे डाटा को आपको क्या करना, ध्यान। कालीन के लिए ओबरा, औरंगाबाद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बियडा की स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। काम क्या है, तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। इसमें 4 इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है। 9 जो है क्लस्टर कार्यालय है। 14 औद्योगिक क्षेत्र इसमें विकास किए गए, ठीक है। बिहार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति कब बनाई गई, 2016 में बनाई गई, ठीक है, ध्यान रखें। परिवहन में बात करेंगे तो चारों परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन मिलता है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे सड़क परिवहन की बात करेंगे तो सब इसको आसान माना जाता है, सस्ता भी माना जाता है। नेशनल हाईवे की बात करेंगे, यहाँ पे लंबाई तो 5947.84 किलोमीटर। उसके बाद स्टेट हाईवे भी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मेन डिस्ट्रिक्ट रोड भी मिलता है, ग्रामीण सड़कें भी आपको मिलते हैं। 4 वर्ग में इसको विभाजित किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे क्या था, पथ की घनत्व की बात करें, बिहार जो तीसरा स्थान पे देश में, ठीक है। लेकिन सड़कों की लंबाई में बिहार जो 8वां स्थान पे है, ठीक है।
पक्की सड़कों की लंबाई बिहार में देश में स्थान 10वां है। सर्वाधिक नेशनल हाईवे की लंबाई की बात करेंगे पटना में 506 किलोमीटर, सबसे कम कहाँ पे, तो शिवहर में मात्र 22 किलोमीटर। रेल परिवहन की बात करेंगे भारत में 1853 में शुरुआत हुआ था, लेकिन रेल परिवहन की शुरुआत बिहार में 1862 में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक चली थी, हावड़ा से लेकर मुगल सराय रेलवे के दौरान निर्माण के दौरान हुआ था। देश में लंबाई कितना है 2020 की डाटा के अनुसार 3794 है बिहार में, ठीक है, क्योंकि देश का कितना परसेंट है 5.6% है। रेल परिवहन में बिहार का स्थान कितना है 8वां है, और किसमें 8वां था, 8वां था, सड़कों की लंबाई में भी 8वां था, ठीक है। 4 प्रकार के मंडल मिलते हैं बिहार में, सोनपुर है, दानापुर है, समस्तीपुर है, कटिहार मंडल है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे जोन कितना है तो 18 जोन में से 1 जोन जो है बिहार में है, पूर्व मध्य रेल, जिसकी मुख्यालय का हाजीपुर में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मंडल कहाँ पे, सोनपुर मंडल हो जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, हाँ उसके बाद बात करेंगे, हाँ पटना रेलवे की बात करेंगे तो पटना रेलवे, हाँ हाजीपुर रेलवे जोन का स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था, ठीक है। पटना रेलवे की बात करें, नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया। 2027 तक योजना पूरी हो जाएगी। लंबाई कितनी रहेगी, 3291 किलोमीटर लंबाई रहेगी, ठीक है। जापान इसके लिए ऋण उपलब्ध करवा रहा है। वायु परिवहन की बात करेंगे 1960 में शुरुआत होता है, ठीक है। पूरे देश का आम नागरिक, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 लाई गई, उससे बढ़ावा मतलब क्या मिलेगा, तो किसे, बिहार को भी मिलेगा। अब आते हैं हवाई अड्डा, बात करते हैं बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पटना वाला और मतलब क्या गया वाला। बाकी दरभंगा में है जो कि घरेलू है, जोगबंदी में बात करें अररिया जिले में पड़ता है, घरेलू है। रक्सौल की बात करेंगे ये भी आपको घरेलू है, साथ ये चालू है, ये भी चालू। मुजफ्फरपुर वाला चालू नहीं है, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, पताही में पड़ता है। चुनापुर की बात करें हवाई अड्डा पूर्णिया में है, लेकिन रक्षा के दृष्टि से इसका प्रयोग किया जाता है। जल परिवहन की बात करेंगे बिहार में समुद्र में, ये बिहार का भू अवध राज्य है, क्या है, भू अवध राज्य है, मतलब बिहार के जो पड़ोसी राज्य जो है ना वहां पे समुद्र मिलेगा क्या, तो वहां पर भी समुद्र नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है, ये भी आपको ध्यान में रखें। लेकिन बिहार से नेशनल वाटर वेज, ठीक है, NW, क्या NW गुजरता है, नेशनल वाटर वे गुजरता है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, जिसकी लंबाई 16 से 20 किलोमीटर है, क्योंकि बिहार में बक्सर से भागलपुर तक की मतलब डिस्टेंस को कवर करता है। और पटना में महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोर्ट संस्था की स्थापना की गई, ठीक है। बिहार में 2 लघु जल मार्ग भी है, जिसका बरारी घाट से, ठीक है, महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी तक है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वायु परिवहन, मतलब रेलवे और सड़क के आ जाने से जल परिवहन का महत्व जो है क्या हो गया है, घट गया है, ठीक है। आई थिंक क्लास समझ में आ गई, ठीक है, यही सारे क्लास थी आज की, कोई दिक्कत तो नहीं है।